नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से फिनोल स्थायित्व जो स्टेबिलिटी थी या स्थायित्व था वो दर्शा रहा था। आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी फिनोल है उसके अम्लीय व्यवहार के बारे में जानने वाले हैं, या उसके अम्लीय सामर्थ्यता की बात करने वाले हैं, या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप बोर्ड के ऊपर सामने देख रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, अर्थात फिनोल का अम्लीय सामर्थ्यता, या फिर एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, या फिनोल का अम्लीय व्यवहार, कि किस प्रकार से फिनोल है हमारा जो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आपको एसिडिक यानी कि अम्ल के बारे में आपको पूर्व अनुभव होना चाहिए या पूर्व जानकारी होना चाहिए, जबकि हम भी कुछ बता देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट में जो भी बातें हैं अम्ल के बारे में, देखिए अम्ल किसे कहेंगे, तो जिसकी क्या हो भाई H+ दान करने की प्रवृत्ति हो, अर्थात जो क्या करते हो भाई प्रोटोनों को दान करते हो, अम्ल कहलाते हैं। दूसरी बात, यदि लुईस के अकॉर्डिंग देखूं मैं, तो जो लोन पेयरों का क्या करता है वो ग्रहण करते हो या लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हो, ऐसी स्पीसीज है जो अम्ल कहलाती है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूं लोन पेयर एक्सेप्टर, जो लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज है ये क्या कहलाती है, अम्ल कहलाती है। यदि और भी यदि मैं लिटमस पेपर के अंतर्गत यदि मैं बात करता हूं, या लिटमस टेस्ट के अंतर्गत या लिटमस परीक्षण के अंदर यदि मैं बात करता हूं, तो मोस्टली रूप से जो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हो, रेड में यदि कन्वर्ट हो जाता है तो वो एसिडिक बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। यदि जिनकी यदि पीएच वैल्यू के आधार पे यदि मैं बात करूं, तो जिनकी पीएच वैल्यू या पीएच मान होता है जो 7 से क्या हो गई कम हो, तो ये सभी पॉइंट है जो एसिड को प्रदर्शित कर रहे हैं, आप इनको नोट कर लें। तो ये सभी किसकी प्रॉपर्टीज हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज। तब आपको एसिड का मतलब पता चल चुका होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे एसिड का अर्थ यहाँ पे हमें निकालना है। यदि फिनोल की एसिडिक बिहेवियर की बात करूं, तो मोस्टली रूप से ये क्या करते हैं, ये जो भी फिनोल्स हैं ये अभिक्रिया करते हैं मोस्टली रूप से बेस के साथ में यदि अभिक्रिया करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया है, तो ये इस प्रकार से वियोजित होगा Na+ में और OH- में। इसी प्रकार से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो जल का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, यहाँ पे साल्ट फॉर्म बनती है, और वो साल्ट फॉर्म है यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड आयन। जी हाँ, सोडियम जो फिनोक्साइड आयन है या साल्ट रूप में यहाँ पे हमें प्राप्त होता है, और यहाँ पे देखिए H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका नाम सोडियम फिनोक्साइड साल्ट, या सोडियम फिनोक्साइड आयन, या फिर सोडियम फिनोक्साइड लवण। देखिए मोस्टली रूप से यदि मैं इसी फिनोल की अभिक्रिया, यदि इस फिनोल की अभिक्रिया किसी क्षार धातु के साथ में करा दूं, यानी मोस्टली रूप से सोडियम के साथ में हमने अभिक्रिया करवाई है, तो देखिए मोस्टली रूप से जो यहाँ पे अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पे देखिए माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। इसी प्रकार से जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं भाई, रिलीज करती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाता है, वही सोडियम फिनोक्साइड आयन बन जाता है, जबकि यहाँ से क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। यानी कि इसी प्रकार से ये किस प्रकार की नेचर प्रदर्शित करती है, क्षार या जो भी क्षार धातुएं या क्षारों के साथ जैसे अभिक्रिया करते हैं तो ये H+ का दान कर देती हैं। यहाँ पे देखिए तो मोस्टली रूप से ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करती हैं, जबकि ये सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कोई अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करती हैं। आगे हम चर्चा करने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का निर्धारण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो किस प्रकार से, देखिए जो अम्लीय सामर्थ्यता है,
जो अम्लीय सामर्थ्यता या एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है H प्लस दान करने की जो भी प्रवृत्ति होती है, H प्लस दान करने की प्रवृत्ति, यानी जिस भी कंपाउंड की H प्लस दान करने की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। मोस्टली रूप से दूसरी बात यदि मैं बात करूं, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, जो अम्लीय सामर्थ्यता है वो H प्लस दान करने के बाद बने हुए जो ऋणायन है, यानी कि ऋणायन के स्थायित्व के जो ऋणायन का स्थायित्व है इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना ज्यादा ऋणायन का स्थायित्व होगा, और ऋणायन का स्थायित्व किनके माध्यम से होगा, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, मेसोमेरिक इफेक्ट हुआ, रेजोनेंस हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, तो विभिन्न प्रकार से ये जो भी इलेक्ट्रॉनों का विचलन करने वाले जो भी इफेक्ट हैं उनके आधार पे हम अम्लीय सामर्थ्यता होती है यहाँ पे जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन दर्शाती है ऋणायन के स्थायित्व के साथ में। लेकिन हम इन दोनों बातों को देखेंगे कि किस प्रकार से हम एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे जो भी बिहेवियर है उसका निर्धारण हम करेंगे। यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए तुलनात्मक रूप से करेंगे हम इन बातों की चर्चा। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि जो फिनोल है, फिनोल तथा अल्कोहल के अम्लीय व्यवहार को, जो भी इसका एसिडिक बिहेवियर है, अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित करो। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि इन दोनों में हमें तुलना करनी है या हमें बताना है कि इन दोनों में से मोर एसिडिक या फिर किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस कंपाउंड की ज्यादा है। देखिए इन दोनों की हम तुलना करते हैं कि अल्कोहल और फिनोल में से मोर एसिडिक या फिर अपन बोल सकते हैं किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। देखिए हम दोनों प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं कि किसकी H प्लस दान करने की कैपेसिटी के आधार पे भी और ऋणायन के स्थायित्व के आधार पर भी हम यहाँ पे निर्धारण कर सकते हैं कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। हमने यहाँ पे देखिए बोर्ड के ऊपर दो डायग्राम बनाए हैं, एक फिनोल है हमारा और एक क्या है यहाँ पे अल्कोहल है। तो देखिए सबसे पहले हम H प्लस दान करने की प्रवृत्ति के आधार पे यदि हम बात करें तो देखिए आप इस यहाँ पे OH समूह लगा हुआ है इस प्रकार से, और इस ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर प्रेजेंट है। यदि यहाँ पे देखिए OH समूह को यदि मैं बात करता हूँ तो मोस्टली रूप से OH समूह है, यदि इंडक्टिव इफेक्ट की यदि मैं बात करता हूँ ये माइनस आई वाला समूह हो गया, माइनस आई ग्रुप हो गया। यदि दूसरी बात करूं मेसोमेरिक इफेक्ट में तो ये प्लस M प्रभाव प्रदर्शित करता है। और यदि जब भी हमें दो ग्रुप्स मिल जाएं या दो इफेक्ट लग रहे हो तो हमें मोर प्रायोरिटी किसको देनी है उसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है या प्रायिकता देनी है। उसके बाद में हमें देना है किसे भाई मेसोमेरिक को, फिर हमें देना है हाइपर कॉन्जुगेशन को, और सबसे अंतिम में देना है इंडक्टिव इफेक्ट को। तो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर हो गया, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब आपको देखिए दो प्रभाव यहाँ पे लगते हुए नजर आ रहे हैं रिंग के ऊपर, लेकिन हमें देखिए प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी, सबसे पहले प्लस M प्रभाव को हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो ये क्या है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मोस्टली रूप से जो बेंजीन रिंग है या जो ये भी रिंग है इसके अंतर्गत इसका काम होता है जो इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी होती है उसको बढ़ाना होता है। देखिए किस प्रकार से ये बढ़ाता है। अब देखिए आपको एक कॉन्जुगेटेड स्टेट आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे लोन पेयर होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो ऐसी कंडीशंस में लोन पेयर का जो भी शिफ्टिंग है वो पाई बॉन्ड की तरफ हो जाती है। तो मोस्टली रूप से ये बॉन्ड इधर माइग्रेट हो जाता है और ये बॉन्ड इधर माइग्रेट होकर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हमें ये कॉन्जुगेटेड स्टेट हमें
जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, अब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पर क्या हो चुकी है भाई, कम हो चुकी है। जबकि इसके वजह से यहाँ पे यदि मैं रिंग में बात करूं, ध्यान रखना मैं अभी कहाँ पे बात कर रहा हूँ, रिंग के अंतर्गत बात कर रहा हूँ, तो ये कंप्लीट यदि रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे कंप्लीट जो नेगेटिव चार्ज है रिंग में घूमेगा। यदि रिंग में घूमता है तो रिंग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। यहाँ पे कम हो गई है और यहाँ पे रिंग के अंतर्गत क्या बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है। तो देखिए यहाँ पे हम निर्धारण कर सकते हैं, तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर दिया है, जिससे H+ का निकलना क्या हो जाता है भाई, H+ का जो निकलना है वो क्या हो जाता है भाई, इजी हो जाता है H+ का निकलना। तो आसानी से निकल पाएगा क्योंकि अब ये इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे H+ का निकलना क्या हो गया है, आसान हो गया है। इधर यदि मैं बात करूं तो देखिए इधर क्या है, एल्किल समूह है, इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, +I लगता है। और +I यदि लगता है तो इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, जिसके कारणवश से इलेक्ट्रॉनों को देखिए रिपेल कर रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, जिससे H+ का निकलना क्या हो जाएगा भाई, कठिन हो जाएगा। इसी कारणवश से जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। और यहाँ पे H+ का निकलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, जिससे इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। तो अपन इन दोनों में यदि मैं तुलना करूं तो जो मोर एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होती है साहब, फिनोल की होती है। इन दोनों पॉइंटों को आप इस प्रकार से शॉर्ट रूप में आप उतार सकते हैं। यदि ये तो हमने H+ दान करने की कैपेसिटी के आधार पर निर्धारण कर लिया। देखिए दूसरी बात है, यदि हम यूं भी समझ सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को स्थायित्व के आधार पर भी, कि कौन मोर जो भी ऋणायनिक स्पीशीज है H+ दान करने के बाद में जो भी ऋणायनिक स्पीशीज बनती है, कि किसका स्थायित्व ज्यादा है, वो ही क्या होता है भाई, मोर एसिडिक होता है। देख पा रहे हो आप यहाँ पे, देखिए इसने क्या कर दिया है, H+ का दान कर दिया है। तो H+ निकल जाने के बाद में ये यहाँ पे शेष बचता है कौन भाई, फिनोक्साइड आयन बचेगा। और यहाँ पे देखिए H+ दान करने के बाद में ये एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए वही कॉन्सेप्ट लगता है, मोस्टली रूप से यहाँ पे देखिए रेजोनेंस पॉसिबल हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेटेड स्टेट बन रही है, जिसके कारणवश से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। और कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के माध्यम से ये बनी हुई ऋणायनिक स्पीशीज है ये स्टेबल हो जाती है। जबकि इसकी तुलना में ये क्या लग रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कार्य कर रहा है, तो इतना इसका स्थायित्व का जो प्रभाव है वो इसकी तुलना में क्या रहता है, यहाँ पे कम रहता है। तो यहाँ पे हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, रेजोनेंस से ज्यादा, नहीं सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा रेजोनेंस। तो ये जो बनी हुई ऋणायनिक स्पीशीज है, ये जो मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये क्या होता है, ये बनी हुई स्पीशीज मोर स्टेबल होती है। तो एल्कोक्साइड आयन की तुलना में जो फिनोक्साइड आयन है इसका स्थायित्व क्या रहता है, ज्यादा रहता है। और हमें पता है कि जो ऋणायन का स्थायित्व है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ से। तो जिस भी बनी हुई स्पीशीज जो ऋणायनिक स्पीशीज है उसका स्थायित्व जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी उसकी ज्यादा होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।